प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 और 24 जुलाई को ब्रिटेन तो 25 और 26 जुलाई को मालदीव्स की यात्रा पर जाने वाले हैं। पीएम मोदी मालदीव्स के 60वें स्वतंत्रता दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए गए हैं। इस यात्रा के दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। इस बीच भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने ब्रिटेन यात्रा को लेकर एक जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि किस तरह से ब्रिटेन और भारत के बीच व्यापारिक संबंध और मजबूत हुआ है और इस बार क्या क्या होने वाला है। ब्रिटेन की यात्रा का क्या है मकसद। पीएम मोदी की ब्रिटेन की यात्रा को लेकर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कई अहम जानकारियां साझा की हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा का पहला चरण 23 और 24 जुलाई को ब्रिटेन में होगा, जहां वो ऐतिहासिक भारत यूके मुक्त व्यापार समझौता यानी FTA पर हस्ताक्षर करेंगे। ये समझौता टैरिफ में कमी करके ब्रिटेन में होने वाले 99% भारतीय निर्यात पर इसका असर पड़ेगा। इससे भारत को भी फायदा होगा और विस्की और कारों जैसे ब्रिटिश निर्यात आसानी से अब हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि जैसा कि आप जानते हैं कि भारत ब्रिटेन की रणनीति साझेदारी को 2021 में काफी विस्तार दिया गया है। तब से नियमित रूप से उच्च स्तरीय राजनीतिक आदान प्रदान हुए हैं और दोनों पक्ष इस साझेदारी को और भी उच्च स्तर पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। विदेश मंत्री और उनके समकक्ष ब्रिटिश विदेश सचिव के स्तर पर नियमित रूप से संपर्क होते हैं और रणनीतिक मुद्दों, वित्तीय, आर्थिक, ऊर्जा संबंधी मुद्दों के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी से निपटने के लिए मंत्री स्तर पर कई अन्य संस्थागत तंत्र भी हैं। ब्रिटेन भारत मुक्त व्यापार समझौते पर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा है कि 6 मई को प्रधानमंत्री मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के बीच बातचीत हुई थी, जिसमें घोषणा की गई थी कि दोनों पक्षों ने मुक्त व्यापार समझौते और अन्य मुद्दों पर बातचीत पूरी कर ली है। तब से दोनों पक्ष एक दूसरे के बहुत निकट संपर्क में हैं। हम आपको उचित समय पर इनसे संबंधित अंतिम विवरण से अवगत कराएंगे। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि हमारा द्विपक्षीय व्यापार 2023-24 में $55 अरब को पार कर गया था। ब्रिटेन भारत में छठा सबसे बड़ा निवेशक भी है, जिसका संचयी निवेश $36 अरब है और दिलचस्प बात यह है कि भारत स्वयं ब्रिटेन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का एक बड़ा स्रोत भी है, जिसका संचयी निवेश जो है लगभग $20 अरब है। रक्षा क्षेत्र में हम सशस्त्र बलों की तीनों शाखाओं के बीच नियमित बातचीत और अभ्यास को देख रहे हैं। Some other facts and figures about this very important relationship. Our bilateral trade crossed $55 billion in 2023-24. The UK is also the 6th largest investor in India with a cumulative investment of $36 billion. And interestingly, India itself is a large source of foreign direct investment in the UK with a cumulative investment of close to $20 billion. There are close to 1,000 Indian companies in the UK that provide employment to nearly 100,000 people and have a cumulative revenue of over $91 billion. The other important aspect I wanted to point to was प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 से 26 जुलाई तक मालदीव्स की राजकीय यात्रा पर रहने वाले हैं। ये दौरा मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मोइजुके के औपचारिक निमंत्रण पर हो रहा है। राष्ट्रपति मोइजुके का कार्यकाल में किसी भी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष की पहली आधिकारिक यात्रा होगी। मोदी 26 जुलाई को मालदीव्स की स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ के भव्य समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर जाएंगे। पीएम को चीफ गेस्ट के रूप में बुलाना यह संकेत देता है कि दोनों देश हाल के तनावों के बावजूद रिश्तों को बेहतर करने की ओर ले जाना चाहते हैं। बता दें कि वही ये मालदीव है जो कुछ महीने पहले भारत को चुनौती दे रहा था। राष्ट्रपति मोइजुके सत्ता में आने के बाद भारत और मालदीव के बीच राजनयिक तनाव खुलकर अब सामने आया था, जहां मालदीव की नई सरकार ने भारतीय सैन्य कर्मियों की उपस्थिति को सार्वभौमिकता का उल्लंघन बताया था और 2024 की शुरुआत में भारत से उसकी संपूर्ण वापसी की मांग की थी। इस विवाद के बाद सरकारी और सोशल मीडिया स्तर पर भी इंडिया आउट अभियान देखने को मिला था। भारत ने इस पर कड़ा रुख अपनाया और मालदीव का विकल्प तलाशते हुए लक्षद्वीप समूह को पर्यटक केंद्र के तौर पर तेजी से प्रमोट करना शुरू कर दिया। जनवरी 2024 में प्रधानमंत्री मोदी ने लक्षद्वीप की यात्रा की और वहां की स्कॉर्लिंग करते हुए तस्वीरें साझा की। उन्होंने इस प्राकृतिक सौंदर्य और संभावनाओं से भरपूर समुद्री गंतव्य बताया, जिसे मालदीव के लिए एक कड़ा संकेत माना गया। हालांकि अक्टूबर 2024 में राष्ट्रपति मोइजुके भारत की यात्रा उन्होंने की थी और उसी समय दोनों देशों में एक इंडिया मालदीव्स ज्वाइंट विजन फॉर
कंप्रेसिव इकोनॉमिक एंड मल्टी मैरीटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप दस्तावेज पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री मोदी की जवाबी यात्रा इस बात का संकेत देती है कि दोनों देश रिश्तों को पटरी पर लाने को तैयार हैं, वह भी एक नए संतुलन और स्पष्टता के साथ। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मोइज़ के दौरे के दौरान संयुक्त विजन डॉक्यूमेंट में दर्ज प्रोजेक्ट्स की प्रगति की समीक्षा करेंगे। साथ ही समुद्री सुरक्षा, ब्लू इकोनॉमी, बुनियादी ढांचा निर्माण और जलवायु अनुकूल विकास जैसे विषयों पर भी बात होगी। भारतीय सहायता से चल रहे प्रोजेक्ट्स जैसे ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स और राजधानी में आवास योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की जाएगी। भारत लंबे समय से मालदीव को अपनी नाइदरवुड फर्स्ट नीति का और विजन महासागर जो है उसके तहत एक नई रणनीतिक समुद्री पड़ोसी मानता है। हिंद महासागर में चीन की बढ़ती घुसपैठ को देखते हुए मालदीव का समर्थन भारत के लिए सिर्फ कूटनीतिक नहीं बल्कि समुद्री सुरक्षा से भी जुड़ा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा करने का ये समय भी महत्वपूर्ण है। वो भी मालदीव की 60वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ के समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। ये केवल एक औपचारिक आमंत्रण नहीं बल्कि संकेत है मालदीव अब द्विपक्षीय संबंधों में गर्मजोशी वापस लाना चाहता है। Let me turn to Prime Minister's visit to Maldives, which will take place on the 25th and 26th of July 2025. This is a state visit that he will be embarking on at the invitation of His Excellency President Moiz of the Maldives. Recall that President Moiz was on a state visit to India in October 2024. Before that, he had come to India for the swearing-in ceremony of the new government that had been elected, and Prime Minister and Dr. Moiz had met earlier as well in Dubai or Abu Dhabi, I think, for the COP meeting, for the COP meeting. The Prime Minister on this occasion will be the guest of honor at celebrations to commemorate the 60th anniversary of the independence of the जब हथियार युद्ध में भरोसे का प्रतीक होते हैं तब एक तकनीक चूक जो है सिर्फ एक दुर्घटना नहीं होती बल्कि कई सवाल छोड़ती है। और अगर उस चूक की जड़ में चीनी तकनीक हो तो नुकसान सिर्फ जानों का नहीं भरोसे का भी होता है। बांग्लादेश के ढाका में जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक जेट के गिरने की खबर नहीं बल्कि चीन पर आंख मूंदकर भरोसा करने की भी एक और कीमत है। भारत जैसे पड़ोसी देश के लिए भी ये चेतावनी है कि अगर सस्ता सामान हमेशा सुरक्षित नहीं होता। आइए इस पूरी घटना को विस्तार से समझते हैं। 21 जुलाई 2025 की दोपहर बांग्लादेश की राजधानी ढाका चीखों से गूंज उठा। उत्तरी इलाके हैं वहां के माइलस्टोन स्कूल और कॉलेज की क्लास चल रही थी। तभी आसमान से एक चीनी लड़ाकू जेट F-7 VGI सीधा स्कूल भवन पर गिर गया। धमाका हुआ, आग लगी, धुआं फैला और फिर चीखें गूंज उठी। इस हादसे में 25 लोगों की मौत हुई जिनमें 17 बच्चे शामिल थे। 171 घायल हुए जिनमें से दर्जनों की हालत गंभीर है। फ्लाइट लेफ्टिनेंट तौकीर इस्लाम सागर अपनी पहली सोलो उड़ान पर थे और उसी दौरान यह भीषण हादसा हुआ। F-7 एक पुरानी तकनीक वाला फाइटर जेट है जिसका डिजाइन सोवियत मिग 21 पर आधारित है। इसे चीन ने कॉपी करके बनाया लेकिन ना तो इंजन अपडेट किया ना सुरक्षा सिस्टम छोड़े गए। विशेषज्ञ मानते हैं कि एवियोनिक्स इंजन और कॉकपिट सुरक्षा में कई तकनीकी कमजोरियां हैं जो इन विमानों को लगातार असुरक्षित बना रही हैं। बांग्लादेश वायुसेना के लिए यह हादसा नहीं है। पिछले 30 वर्षों में BAF के 27 विमान क्रैश हो चुके हैं। इनमें से 11 हादसे पिछले 20 सालों में हुए और 7 में चीनी जेट्स दोषी पाए गए। अब हादसे के 5 कारण आपको बताते हैं कि किस तरह से चीनी जेट्स की तकनीकी असफलता जो है वो पहला कारण बनी, पुराना इंजन दूसरा कारण, खराब एवियोनिक्स जो है तीसरा कारण, बार बार फेल्योर जो है वो एक बड़ा कारण रहा, BAF मेंटेनेंस का संकट जो है वो भी एक बड़ा कारण रहा, संसाधनों की कमी एक बड़ी कारण बनी और साथ ही आपको बताएं कि नियमित रखरखाव नहीं हुआ और कम अनुभव वाला पायलट भी एक बड़ी वजह रही। पहली सोलो उड़ान पे थे ये जो पायलट थे, प्रशिक्षक साथ नहीं था,
शहरी अतिक्रमण भी हुआ, एयरबेस के आसपास अवैध निर्माण हुआ, वर्ल्ड स्ट्राइक संभावनाएं जो हैं वो देखने को मिली। इससे पहले भी क्रैश का कारण बन चुका है। और क्या ग्राफिक्स अब हम आपको दिखाएंगे कि क्या बांग्लादेश इससे सीख लेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, इस घटना ने बांग्लादेश के अंदर फोर्सेस गोल 2030 जैसे सैन्य आधुनिकीकरण के एजेंडे पर सवाल खड़ा कर दिया है। BAF के पास अब भी 40 से अधिक F-7MB BGI जेट्स हैं जो अब उड़ते खतरे बनते जा रहे हैं। इसलिए अब J-10C या यूरोपीय टाइफून जैसे विकल्पों पर विचार हो रहा है। लेकिन सवाल है कि क्या भरोसे के लिए सिर्फ सस्ता होना काफी है। F-7 लड़ाकू विमान को ग्रैंडपा फाइटर जेट भी कहा जाता है। वर्तमान में बांग्लादेश के अलावा पाकिस्तान, ईरान, म्यांमार, नामीबिया, नाइजीरिया, उत्तरी कोरिया, श्रीलंका, सूडान, तंजानिया और जिम्बाब्वे समेत कई देश F-7 विमानों का इस्तेमाल करते हैं। J-7 का एडवांस वर्जन है F-7। बांग्लादेश के पास कुल 36 F-7 फाइटर जेट हैं, वहीं 120 F-7 के साथ पाकिस्तान के पास सबसे ज्यादा फाइटर जेट हैं। हालांकि चीन ने ज्यादातर एयरक्राफ्ट या तो अमेरिका से कॉपी करके बनाए हैं या फिर रूस से। F-7 फाइटर जेट भी इस अपवाद से परे नहीं है। चीन का F-7 जेट काफी हद तक MiG-21 से मिलता जुलता है। 1961 में अब इसकी कहानी शुरू होती है, वो ग्राफिक्स हम आपको दिखाएंगे। दरअसल चीन का एक F-7 फाइटर जेट से J-7 लड़ाकू विमान का एडवांस वर्जन जो है, और J-7 को चीन ने रूस के MiG-21 की तर्ज पर ही बनाया था, या यूं कहें कि धोखे से रूस से चुराया था। 1961 में चीन के माओ ने सोवियत के निकिता के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें MiG-21 को चीन में बनाने का प्रस्ताव शामिल किया था। इस समझौते के अंतर्गत MiG-21 फाइटर जेट को कुछ तकनीकी दस्तावेजों के साथ चीन भेज दिया गया। हालांकि बाद में कुछ कारणों से रूस ने ये करार तोड़ दिया, मगर अब तक बहुत देर हो चुकी थी। रूस MiG-21 और उसके सीक्रेट दस्तावेज चीन के हाथ लग चुके थे। रूस ने चीन पर MiG-21 की जानकारी रखने का आरोप लगाया, लेकिन चीन ने दस्तावेजों में तकनीकी जानकारी शामिल होने का दावा सिरे से खारिज कर दिया। 1964 में चीन ने उन्हीं दस्तावेजों और MiG-21 की मदद से J-7 एयरक्राफ्ट तैयार किया, और ये एयरक्राफ्ट दिखने में बिल्कुल MiG-21 की तरह ही नजर आता है। पानी सिर्फ जीवन नहीं, अब ये एक हथियार भी बनता जा रहा है, और अब जब ये हथियार चीन जैसे विस्तारवादी देश के हाथ में हो तो खतरे की आहट सीमाओं से लेकर खेतों तक महसूस भी की जा सकती है। ब्रह्मपुत्र नदी, जैसे तिब्बत में यारलुंग सांगपो कहा जाता है, अब चीन की एक नई रणनीति चाल का केंद्र बन गई है। दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम अब हमारे दरवाजे पर बन रहा है, और ये सिर्फ बिजली नहीं बल्कि बाढ़, सूखा और भू राजनीति का विस्फोट मेल भी साथ लाएगा। चीन ने तिब्बत के नियंगची इलाके में, जो अरुणाचल प्रदेश से सटा क्षेत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम बनाना वहां शुरू कर दिया है। शनिवार 20 जुलाई 2025 को चीनी प्रधानमंत्री ली क्यांग ने इस परियोजना की विधिवत शुरुआत की। इस परियोजना को दिसंबर 2024 में मंजूरी दी गई। इसकी अनुमानित लागत 167.8 अरब डॉलर है, जो अगर भारतीय रुपयों में देखें तो लगभग 12 लाख करोड़ रुपए। इस डैम का निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी पर हो रहा है, जो भारत और बांग्लादेश के लिए जीवन रेखा की तरह है। लेकिन अब ये नदी के हाथों में वाटर बम बनती नजर आ रही है। अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू भी इस आशंका को पहले ही व्यक्त कर चुके हैं। करीब 2900 किलोमीटर लंबी ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के पठार से निकलकर 2057 किलोमीटर तक बहती है, फिर अरुणाचल प्रदेश के रास्ते भारत में प्रवेश करती है, और इसके बाद ये असम और फिर बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिलती है। नदी के भारत में प्रवेश करने से ठीक पहले वे एक यू टर्न लेती है, और फिर वही संवेदनशील स्थान है जहां चीन ये डैम बना रहा है। इस भौगोलिक स्थिति का लाभ उठाकर चीन नदी के प्राकृतिक प्रवाह को नीचे की ओर नियंत्रित कर सकता है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने 3 जनवरी 2025 को इस परियोजना पर गंभीर आपत्ति जताई थी। भारत ने स्पष्ट कहा था कि किसी भी निर्माण से निचले राज्यों के हितों और आजीविका पर असर नहीं पड़ना चाहिए।
चीन को इस डैम से ब्रह्मपुत्र के जल प्रवाह को नियंत्रित रखने की सीधी ताकत मिल जाएगी। यानी जब चाहे पानी रोका जा सकता है और जब चाहे पानी अधिक छोड़कर बाढ़ की स्थिति बनाई जा सकती है। इससे अरुणाचल और असम जैसे राज्यों में सूखा या बाढ़ दोनों के खतरे मंडराने लगेंगे। डैम की लोकेशन एक भूकंप संभावित क्षेत्र में होती है, जिससे न सिर्फ निर्माण के खतरे बढ़ते हैं बल्कि नदी की जैव विविधता, मछली पालन और गाद प्रवाह की भी बुरी तरह से प्रभावित होते हैं। गाद न होने से नदियों के किनारे और बरार भूमि बंजर हो जाती है और पूर्वोत्तर भारत के लाखों किसानों व मछुआरों की आजीविका पर संकट आ जाता है। ये डैम सिर्फ पर्यावरणीय या आर्थिक मसला नहीं बल्कि एक भू राजनीतिक चुनौती भी है। ये डैम भारत चीन सीमा के बेहद करीब बन रहा है। भारत चीन के बीच पहले से ही सीमा विवाद जारी है। अब जल प्रवाह को लेकर तनाव आपसी संबंधों को और संवेदनशील मोड़ पर पहुंच सकता है। इसके अलावा चीन ने जल डेटा साझा करने वाले समझौतों को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया है। इससे आपात स्थिति में भारत को पूर्व चेतावनी तक नहीं मिल पाएगी। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश तक जाती है। चीन की इस परियोजना से वहां की खेती और मत्स्य व्यवस्था पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा।